चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं जो कि हमने अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो आगे चलते हैं और हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में क्या खास बातें हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बनने के पश्चात इन्होंने वैसे तो कोई खास कार्य नहीं किया जो परीक्षा की दृष्टि से याद करा जाए। आपको ध्यान रखना है कि ये क्या थे, मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, ये उत्तराधिकारी थे। और इनकी खास बात है कि इनके दरबार में एक सीरिया का शासक था। कौन था? सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस नाम था। वैसे उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इनका जो है सीरिया का एक जो है राजदूत आया था जिसका नाम था डाइमेकस। आपको ये याद करने की आवश्यकता है। और यहाँ के राजा से जो बिंदुसार द्वारा 4 चीज़ों की मांग की गई थी तो वो भी आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि दार्शनिक है, मदिरा है, अंजीर है, ऐसी चीज़ों की मांग की गई थी, परंतु उन्होंने जो सब चीज़ें दे दी थी और दार्शनिक देने से मना कर दिया था। बिंदुसार की दूसरी बात करें, एक जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह शासक कौन है जो सीजीरियन तकनीकी से पैदा हुआ था। किस तकनीकी से? सीजीरियन, जो सीजीरियन तकनीकी से सीजीरियन सीजीरियन तकनीकी से पैदा होने वाला शासक कौन था। कहानी क्या है दोस्तों कि एक बार की बात है कि कौटिल्य जो चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को यदि कोई जहर खिला दे तो उससे भी ये मर ना सके, इसलिए वह जो चंद्रगुप्त मौर्य को था डेली दूध में जहर पिला करके दिया करता था। आगे हुआ क्या फ्रेंड्स है कि एक दिन वह दूध से भरा हुआ गिलास जो है चंद्रगुप्त की पत्नी द्वारा पी लिया गया और उसकी क्या हो गई, मृत अवस्था में हो गई। उसी टाइम पर बिंदुसार जो गर्भ में था तो बिंदुसार को जो है ऑपरेशन के माध्यम से निकाला गया था। तो यह जो सीजेरियन तकनीकी से पैदा हुआ क्या था, एक शासक था। एक मिनट रुके, थोड़ा सा पेन और पतला कर लेते हैं। ठीक, तो आपका ये हो गया। और दूसरी बात करें हम, जैसे ही यह बात है पता चली किसको, बिंदुसार को, कि जो मेरी माता की मृत्यु हुई थी किसकी वजह से हुई थी, कौटिल्य की वजह से हुई थी, तो इसने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्या इसने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया वो किस व्यक्ति को बनाया? ध्यान रखिएगा, कौटिल्य को प्रधानमंत्री हटा करके एक अगला व्यक्ति बनाया जिसका नाम था खल्लाटक। खल्लाटक नाम के व्यक्ति को जो है इन्होंने अपना पीएम बनाया हुआ था। क्या? पीएम बनाया हुआ था। और एक बात जो है बिंदुसार के समय से आपसे पूछी जा सकती है, इन्हें जो है बिंदुसार जो है अमित्र घात भी शायद भरने कहा जाता है। आप देखिएगा, अमित्र घात ये बार बार शायद परीक्षा में नाम देखा गया है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी मंत्री परिषद है, सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद थी वो किसकी थी? बिंदुसार की ही थी। अगली बात करते हैं। अगली बात जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि जो बिंदुसार है, ये सिस्टम थोड़ा सा क्या है अभी, स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? साइड में चल रहा है। तो जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए? अशोक हुए। ये सिस्टम रहेगा भाई हर बार के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्या है अगली स्लाइड निकालने में, क्योंकि चलिए देखते हैं। खैर अशोक के बारे में, जो अशोक जो है अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और यह जो है शासक बनने से पहले पूछा जाता है आपसे, यह शासक नहीं बना था तो राज्यपाल किस है, कहाँ का इसे राज्यपाल बनाया गया था? तो ध्यान रखिए, एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल रहा था? तो जो अवंती राज्य था,
अवंती राज्य, वहाँ का ये 11 वर्षों तक क्या रहा था, राज्यपाल रहा था। अगली बात करें, अशोक ने क्या की थी, बौद्ध धर्म को अपनाया था और इन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। किसके स्थान पर, युद्ध नीति के स्थान पर जो है इन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। और इनकी धम्म नीति का उद्देश्य क्या था, ध्यान रखिए, इनकी धम्म नीति का जो उद्देश्य था जन कल्याण करना था, जन कल्याण करना इनका उद्देश्य था। इनके समय पर क्या हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप ध्यान रखिएगा मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। और यह बौद्ध संगीति जो है आपकी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में जो है यह बौद्ध संगीति हुई थी। अगली बात करें, बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में इन्होंने ग्रहण किया था, ध्यान रखिएगा, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में जो इन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कैसे बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, कहानी यह है, जैसे ही दोस्तों कलिंग का युद्ध ये जीत कर आते हैं तो उसमें एक बड़ी व्यापक सेना का क्या हुआ था, हिरास हुआ था, मतलब बहुत बड़ी सेना का क्या किया था, विनाश कर दिया था। और तभी वो जो अपना सौर्य पताका फहराते हुए, लाशों की ऊपर से ध्वज फहराते हुए रथ में बैठे हुए आ रहे थे, तभी एक बौद्ध भिक्षु आगे खड़ा हो जाता है। उसे जो है, जो उसका रथ चालक था अशोक का, उसने कहा कि ये संत एक साइड हो जाइए, तभी वो मतलब नहीं सुनता है। फिर दूसरी बार कहता है, तीसरी बार कहता है आप जानते नहीं हैं ये सम्राट अशोक का रथ है जिसने लाखों को घर उजाड़ दिया है, और वो इसी महान सम्राट का ये रथ जा रहा है, तुम एक साइड नहीं हो रहे हो। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि कौन महान, किसको महान कह रहे हो, जो व्यक्ति लाखों लोगों की जान ले सकता है वो आखिर महान कैसे हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि इसके बाद जो है अशोक का मतलब मन परिवर्तन हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो धम्म यात्रा की हुई थी, जब धर्म ग्रहण कर लिया, गुप्त के प्रभाव में किया, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कई जगह दूत भेजे थे। ध्यान रखिएगा, दूत की बात करें तो श्रीलंका में जो है इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। बात करें संघमित्रा जो इनकी पुत्री थी उसको भेजा था, साथ में महेंद्र जो इनका क्या था, पुत्र था। इन दोनों को जो है श्रीलंका पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। धम्म यात्रा की बात करें दोस्तों, तो धम्म यात्रा इन्होंने अपने जीवन काल में कई धम्म यात्राएं की, और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है रुम्मन देई अभिलेख से मिलती है। किसकी मिलती है, रुम्मन देई अभिलेख से मिलती है। अशोक जो है, इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अशोक कहाँ पर गए हैं, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, अर्थात लुम्बिनी में यह जाते हैं। और वहाँ पर इस यात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ पर जो कर की दर थी वह 1/6 से घटा कर कितनी कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दो प्रश्न बन जाते हैं कि किस अभिलेख में जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, तो कौन है, रुम्मन देई अभिलेख। धम्म यात्रा के बारे में जानकारी किससे मिलती है, ये भी आपकी रुम्मन देई अभिलेख के बारे में मिलती है। चलिए अगली बात करते हैं, और जो अगली बात है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं, अशोक हो गया। अशोक के बाद है अगली जो बात करनी है कि अशोक के अभिलेख जिनमें उनका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। दोस्तों अशोक के जो है कई सारे अभिलेख हैं, लेकिन अगर कभी आप मेरे साथ में जो है हिस्ट्री स्पेशल पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अशोक के अभिलेख काफ़ी समय लगता है पढ़ाने में आपको, कम से कम बहुत सारे अभिलेख है, उसको 2 क्लासें उसी में हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, वह अभिलेख ध्यान रखना है कि जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के कई नाम मिलते हैं, कहीं प्रियदर्शी देखने को मिलता है, तो कहीं देवा नाम प्रियदर्शी, कहीं सभी जनता को मतलब गोद लिए हुए ऐसे नाम मिलते हैं। परंतु कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो कितने हैं, 4 अभिलेख हैं। कौन कौन से, एक है आपका गुर्जरा अभिलेख है, और ये गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। दूसरी बात करें, एक है आपका नेतूर शिलालेख है। एक है आपका मास्की, ये भी लघु शिलालेख है। और चौथा है उदय गोलम। ये 4 जो वो शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, हमें अशोक देखने को मिलता है। नेतूर और उदय गोलम दोनों ये कहाँ पर स्थित हैं, आई थिंक ये तो दोनों के दोनों कर्नाटक में है, लेकिन मास्की हो सकता है कर्नाटक में हो या फिर यूके में भी हो सकता है, लेकिन रहने दीजिए, आपको ये इतना ही याद रखिएगा। अगली बात करते हैं कि ये तो अशोक के क्या हो गए, अभिलेख हो गए। अगली बात करते हैं, देखिएगा
कि कलिंग युद्ध के बारे में जो पूछा गया है, तो दोस्तों जो है यूँ मान लीजिए मैप से अगर समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ में क्या है भाई टाइम लगता है। अब जैसे छोटा सा मैप है बना हुआ ऐसे दक्षिण भारतवर्ष का, यूँ मान लीजिए कि भाई भारत का ये क्या है ऊपर का रहने दीजिए यहीं तक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये था, ये जो ये वाला राज्य ये क्या था, मगध महाजनपद था। और मगध में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पड़ता है क्या, उड़ीसा पड़ता है। तो उड़ीसा राज्य से समुद्र व्यापार करने के लिए, और उड़ीसा जो है एक चावल का बहुत बड़ा उत्पादक देश हुआ करता था, आज भी ये चावल का बड़ा उत्पादक देश है। तो इन सभी कारणों से जो है बीच में यह बाधा थी, और इसके पहले मगध का यह राज्य गुलाम भी रह चुका था। महापद्म नंद ने जो है वहां पर आक्रमण करके उसे जीता था, जिसकी जानकारी हमें खारवेल अभिलेख से देखने को मिलती है। तो कलिंग युद्ध के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पहली बात देखिएगा कि कलिंग युद्ध की जो है कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 262 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन से शासक थे, तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और दोस्तों 262 ईसा पूर्व अशोक द्वारा इसे जीता गया था। और इस युद्ध के बाद ही अशोक ने क्या कर लिया था, इस युद्ध में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ उससे प्रभावित होकर क्या कर लिया, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और अब युद्ध घोष की जगह पर उन्होंने मतलब भेरी घोष जिसे कहते हैं युद्ध घोष, इस युद्ध के मतलब बाद में क्या किया उन्होंने, भेरी घोष ये शब्द आ चुका है एक बार। भेरी घोष के स्थान पर क्या अपना लिया उन्होंने, धम्म घोष अपना लिया। और भेरी घोष का मतलब क्या होता है, युद्ध ही होता है। अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड की बात करते हैं, ये किसके बारे में हुआ। अब देखते हैं हम रुम्मिनदेई शिलालेख के बारे में हमने कितनी बातें देखी थी, 2 बातें ही देखी थी। तो एक ये कहाँ पर, रुम्मिनदेई एक स्थान का नाम है जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस अभिलेख के बारे में 2 जानकारी ध्यान रखना है। एक क्या ध्यान रखना है, ये जो है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देता है। क्या करता है, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देता है। और इसमें बताया गया है कि जो है जो कर की दर हुआ करती थी वो 1/6 से घटाकर कितनी कर दी, अशोक ने धम्म यात्रा के उपलक्ष्य में 1/8 कर दी थी। रुम्मिनदेई अभिलेख जो है, एक और बात है इसमें, ये सबसे छोटा अभिलेख भी है अशोक का। क्या है, ये सबसे छोटा अभिलेख है। धम्म यात्रा के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने क्या की हुई थी, धर्म यात्रा की हुई थी। और यहाँ पर लुम्बिनी में यात्रा की जानकारी मिलती है। और लुम्बिनी क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। अगली फ्रेंड्स जो है, यहाँ तक देखा हमने, अगली स्लाइड की बात करते हैं। और जो अगला है हमारे पास में वो है कौशाम्बी शिलालेख। तो कौशाम्बी शिलालेख अशोक के कई सारे शिलालेख हैं, उनमें से जो एक शिलालेख है वो क्या है, कौशाम्बी शिलालेख है। और इस कौशाम्बी शिलालेख की विशेष बात की करेंगे, किस लिए जाना जाता है, तो कौशाम्बी शिलालेख जो है ये कहाँ पर है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो एक बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि इसे जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अगली बात अगर करें तो अगली बात में ध्यान रख सकते हैं कि रानी का अभिलेख, दूसरी बात ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें से अशोक की पत्नी का नाम मिलता है और उसके पुत्र का नाम मिलता है। क्या नाम था उनकी पत्नी का, तो अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम मिलता है। और इसी अभिलेख में अशोक के पुत्र तीवर का नाम मिलता है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, ये 3 की 3 बातें जो है याद कर लेना है। ये क्या है, अशोक का शायद बस जहाँ तक मुझे पता है सबसे छोटा अभिलेख है। अगली जानकारी देखते हैं। और अगली हमारी स्लाइड क्या है, प्रश्न पूछा गया है आपसे सांची की स्तूप के बारे में पूछा गया है। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई संरचनाओं की स्थापना की, उसमें से क्या है आपका सांची का स्तूप है। अगर सांची की स्तूप की बात करें, सबसे पहली बात अगर इसकी स्थिति की बात की जाए, ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था। अगली बात करें दोस्तों, इसे
1989 में क्या किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांची की स्तूप में बात करें तो यहाँ पर अशोक का संगवेद अभिलेख मिला हुआ, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सांची का अगर प्राचीन नाम अभी एमपीपीएससी के प्रश्न में 2023 में पूछ लिया कि ये जो सांची है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आपसे प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो बता देना आप काकनाद। काकनाद बोर्ड जो है इसका नाम देखने को मिलता है, सांची का जो प्राचीन नाम देखे। इसकी अगर खोज की बात करें, खोज किसने की थी, तो अगर खोज की बारे में पूछा जाए तो खोज जो है इसकी 1818 में की गई थी। और किस व्यक्ति ने की थी, तो टेलर नाम के जनरल टेलर जो थे, अंग्रेज थे, टेलर ने जो है इसकी खोज की थी। मिटाने का सिस्टम भाई काफ़ी लंबा है। किसने बात की थी इसकी, जो है जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 स्तूप हैं। कितने स्तूप हैं, 3 स्तूप हैं। एक जो है ये छोटा स्तूप है, 2 यहाँ पर, और उदाहरण के लिए भाई मान लीजिए चित्र तो अच्छे से बनते नहीं हैं। और एक क्या है, बड़ा स्तूप है। ये जो बड़ा स्तूप है इसमें क्या है, गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। जो छोटा स्तूप है इसमें 2 उनके शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं, मोगलीपुत्र तिस्से और सारीपुत्र तिस्से, मोगलीपुत्र तिस्से और महामोदगला, इन दोनों की अस्थियां रखी गई। बड़े में जो है गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। अगली बात करें सांची स्तूप से क्या पूछा जा सकता है आपसे, इतना ही एक और जो है पूछा जाए आपसे कि कोई भी स्तूप हो जो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, उसका जो सबसे पवित्रतम भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सबसे जो पवित्र भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे एक आध बार पूछा जा चुका है। हर्मिका क्या है, जो स्तूप का पवित्रतम भाग होता है उसे हर्मिका कहते हैं। चलिए बात करते हैं, अगली स्लाइड की बात करते हैं। और अगली स्लाइड में क्या है, मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है। ये भी प्रश्न आपसे कहाँ से है, मौर्य काल से ही लिया गया है। चलिए देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। और मेगास्थनीज बात करें, हमने अभी पिछली बात की कि चंद्रगुप्त नाम की व्यक्ति ने जो है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने क्या किया, 305 बीसी में यूनानी शासक है, जो यूनान के राजा थे, यूनान के एक शासक जिनका नाम क्या था, सैल्यूकस निकेटर नाम के एक व्यक्ति थे। और इनको क्या किया, 305 में पराजित किया। और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था, हेलना नाम था। हेलना का विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से जो है इसका क्या हुआ, विवाह हुआ। अब हेलना को ना तो कोई भाषा समझ में आती थी, भारत की कौन सी भाषा, वो यूनानी महिला है। इसके अलावा हेलना की देखरेख के लिए सैल्यूकस ने एक दूत भेजा, क्या भेजा, एक दूत भेजा। और उसी दूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज नाम था। मेगास्थनीज जो है भारत में 304 ईस्वी में आया था, 299 तक रहा था। कब तक, ये 304 में आया था और 299 तक रहा था। ईसा पूर्व जो होती है दोस्तों उल्टी चलती होती है, शताब्दी सीधी चलती है। 304 से 299 अर्थात 5 साल तक रहा हुआ था। इस 5 साल के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है। पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। इसमें जो है तात्कालिक भारत की स्थिति का इन्होंने वर्णन बताया हुआ है। अगली अगर बात करें, मेगास्थनीज ने एक शब्द लिखा हुआ है अपनी किताब में जिसका नाम है पॉलीप्रोथा। तो पॉलीप्रोथा शब्द किसके लिए लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, पॉलीप्रोथा शब्द जो है इन्होंने पाटलिपुत्र के लिए कहा हुआ है। किसके लिए, पाटलिपुत्र के लिए कहा हुआ है। और दूसरी बात अगर करूं मैं इनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण है, तो ये जो है पाटलिपुत्र का कहते हैं प्रशासन के बारे में वर्णन करते हैं कि जो पाटलिपुत्र का है प्रशासन, वो प्रशासन जो है समितियों के माध्यम से किया जाता है, ये भी ये बताते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी जानकारी देते हैं, कहते हैं कि भारत में जो है कभी अकाल नहीं पड़ते हैं, कहते हैं भारत के लोगों को लेखन का ज्ञान नहीं है, भ्रामक जारी है। और बताता है कि भारत में जो है 7 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। ये भी बताता है, क्या कहता है कि भारत में जो है 7 प्रकार की जातियां पाई जाती है। ये किसकी जानकारी थी, मेगास्थनीज की जानकारी थी। एमपीएससी मेंस में भी प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछा जा चुका है। तो आप इतनी सारी जानकारी सभी कलेक्ट करके एकत्रित कर देते हैं तो आप मेंस का भी आंसर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है जिसका नाम है कौटिल्य। अब कौटिल्य को कौन नहीं जानते हो। कौटिल्य जो क्या थे, मैं बहुत सारी बातें न लिखने के बजाय मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करता हूँ भाई, इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने योग्य बातें हैं वो लिखता हूँ, क्योंकि बोलने को मैं समझा देता हूँ। सब कौटिल्य क्या थे, एक प्राचीन भारत के क्या थे, महान राजनीतिज्ञ थे, व्यक्ति थे, कवि थे, इतिहासकार थे और विद्वान भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी सलाह दिया और जो है शासन के संचालन में जो है अपना योगदान दिया। तो इनसे जो पूछा जाता है तो ये कहाँ से संबंधित हैं, एक तो ध्यान रखिएगा ये प्रधानाचार्य थे, जो कि तक्षशिला के क्या थे, ये प्रधानाचार्य रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं। दूसरी बात जो इनसे पूछी जाती है, किसके मंत्री थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। अगली बात करें, प्राचीन भारत के क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यही आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र, सॉरी क्या लिख दिया भाई मैंने, तो सिस्टम उल्टा हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, मिटाने के चक्कर में ये थोड़ी सी पेन की बटन है ना, दोनों एक साथ ही हैं। चलिए ठीक है, अब इससे नहीं मिटाएंगे, वो हम काट ही देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अर्थव्यवस्था इनकी पुस्तक नहीं है भाई, मैं यहाँ से काट कर लिख देता हूँ। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो क्या नाम है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र जो क्या है इनकी पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है कि इस पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो कौटिल्य के द्वारा की गई थी। दूसरी बात है, एक विद्वान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बेहतर होगा। एक विद्वान है जो ब्रिटेन के विद्वान हैं, जिनका नाम है मैकियावेली। क्या नाम है, मैकियावेली इनका नाम है। और मैकियावेली ये 15वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। और ये क्या करते हैं कि 15वीं शताब्दी में राजनीति राजनीति और धर्म को धर्म को पृथक करने का प्रयास किया इन्होंने। और यही प्रयास जो है कौटिल्य द्वारा आज से कई हजार वर्ष पहले कर दिया गया था। इसलिए मैकियावेली की तुलना किससे की गई, कौटिल्य से की गई थी। परंतु इतिहास हमारा ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। वास्तविकता तो ये है दोस्तों कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली नहीं कहा जाना चाहिए, जबकि मैकियावेली को यूनान का कौटिल्य कहा जाना चाहिए था। कौटिल्य ही विश्व श्रेष्ठ होना चाहिए था, परंतु इतिहास लेखन वाले जो थे कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता और लगाव के बारे में भूल गए। चलिए खैर ये बात अलग है। अगली बात करते हैं, कौटिल्य से इतना ही आपसे पूछ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इसमें, तो इन्होंने क्या दिया था भाई, चाणक्य नीति भी अपनी दी थी। चाणक्य नीति दी थी, ये काफ़ी गहराई में हो जाएगा, ये रहने दीजिए। राज्य का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और बात करें कौटिल्य के बारे में तो ये कि जो खास बात है कि इनका मूल नाम क्या था भाई, विष्णुगुप्त भी इन्हें कहते हैं। क्या कह देते हैं, विष्णुगुप्त भी कह देते हैं। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये किसके नाम है, कौटिल्य के ही नाम है। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में, शुंग वंश से संबंधित प्रश्न है। समझिएगा ध्यान से कि शुंग वंश का संस्थापक पूछा गया है। दोस्तों जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के ऊपर हमने क्या देखा, अभी तक मौर्यों के बारे में बात की। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। इस बृहद्रथ को
हत्या एक व्यक्ति द्वारा की गई। सेनापति जो था वो इसी का, इसका नाम था क्या भाई, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग नाम के एक जो है बृहदत्त के सेनापति थे, उसने क्या कर दी, हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं, शुंग वंश के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहली बात, इसके संस्थापक आपसे पूछ रहे हैं तो क्या बताओगे कि इसके संस्थापक जो कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। थोड़ा सा मुझे स्पीड बनानी पड़ेगी वरना ये क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत समय लग जाएगा। पुष्यमित्र शुंग है। इनकी राजधानी की अगर बात करें दोस्तों, दूसरी इन्होंने जो राजधानी बनाई हुई थी, एक तो वैशाली इन्होंने राजधानी बनाया था, कुछ समय के लिए विदिशा को भी इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था। अगली बात करते हैं प्रमुख शासकों में अगर बात करें तो पुष्यमित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र हो जाएगा। और एक जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है अग्निमित्र, अग्निमित्र और भागभद्र, भागभद्र भी क्या है, इसी के शासक है। भागभद्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके समय पर, आगे बात करेंगे भी क्वेश्चन होगा। चलिए इतनी बातें समझ में आई, अगली बात करते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं, वो है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी जो हम देखते रहे हैं कि पुष्यमित्र जो क्या है, ये शुंग वंश का क्या था, ये संस्थापक था और किस प्रकार से, किसकी, बृहदर्थ की हत्या करके, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बृहदर्थ की हत्या करके क्या बना हुआ था, शासक बना हुआ था। इसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हुए थे और ये जानकारी कहाँ से देता है, पुष्यमित्र शुंग का एक अयोध्या के अंतर्गत एक गवर्नर है, अयोध्या का एक गवर्नर था जिसका नाम क्या था, धनदेव था, धनदेव था। और धनदेव के अभिलेख में ही इस बात का उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 क्या करवाए हुए, अश्वमेध यज्ञ करवाए हुए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, कई बार पूछ लेता है कि किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। इनका जो एक महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान है जिसका नाम है पतंजलि, क्या नाम है, पतंजलि जो था, इनका जो पुष्यमित्र शुंग का मित्र भी था, दरबारी विद्वान भी था। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, योग सूत्र पुस्तक, जो किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड में है अग्निमित्र के बारे में पूछा गया है। दोस्तों अग्निमित्र के बारे में बात करें तो ये क्या है, एक शुंग शासक है जैसा कि हम जान चुके हैं। और इसके जो एक नाटक है, काफी इंपॉर्टेंट नाटक है, ध्यान रखिएगा, वो नाटक का नाम क्या है, मालविकाग्निमित्रम। क्या नाम है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम क्या है, नाटक का नाम है। और ये नाटक किसने लिखा हुआ है, कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो मालविका है, एक औरत है जिसका मतलब लड़की है, इसका नाम मालविका, और जो ये अग्निमित्र है, 2 व्यक्ति इसमें, मालविका और, अर्थात इस नाटक की जो नायिका है वो कौन है, मालविका है। और मालविका एक किस राज्य से संबंधित है, विदर्भ राज्य से संबंधित है। और जो अग्निमित्र है ये क्या है, विदिशा की, जो विदिशा जब राजधानी थी तो उस टाइम पर विदिशा में शासन कर रहा था। इसी टाइम पर क्या होता है दोस्तों कि विदर्भ राज्य में क्या हो जाता है, जो इनकी अधीनता मानने स्वीकार कर देते हैं, तभी अग्निमित्र द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है वहां पर और उनका जो है राज्य छीन लिया जाता है विदर्भ राज्य का, और उनके राज्य को वापस है दोनों भाइयों में बांट दिया जाता है। परंतु इसी टाइम पर जो अग्निमित्र है यज्ञसेन की पुत्री का चित्र देखता है और उसी टाइम से उसे प्रेम हो जाता है, बाद में हो जाता है, तो मालविका वहीं पर मिल जाती है। आगे ये मतलब प्रेम कहानी है, मालविका के बारे में जाना हमने, यहीं पर देख लेते हैं, आगे नहीं देखेंगे। एक और शासक है इसी का, जो किसका, शुंग वंश का, जिसका नाम क्या है, भागभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भागभद्र के समय पर एक यूनानी राजदूत आया था। कौन आया था, एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस है। और हेलियोडोरस ने क्या किया कि भागवत धर्म को भारत में आकर के स्वीकार कर लिया और भागवत धर्म का एक अभिलेख भी बनवाया, जिसे कहते हैं हेलियोडोरस का, क्या कहते हैं भाई, गरुड़ स्तंभ कहते हैं, गरुड़ स्तंभ कहते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के ये विदिशा जिले में स्थित है, जो भोपाल के पास में है। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की, और अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में है भागभद्र। तो वही हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा कि शुंग वंश का कौन सा शासक था, 9वें नंबर का शासक था। और ये क्या था भाई, इनके दरबार में यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम क्या था, हेलियोडोरस था।
और भागवत धर्म को जो उसने ग्रहण कर लिया, ये चर्चा हम क्या कर चुके हैं, पिछली स्लाइड में कर ली हुई है। अगली बात करते हैं कण्व वंश की। और कण्व वंश की बात करें तो जब शुंग वंश के अंत हुआ, शुंग वंश के बाद जो है मगध पर शासन किया, और इसका आपको संस्थापक पर ध्यान रखना है कि वासुदेव कण्व जो क्या था, इसका संस्थापक था। कण्व अगर बहुत ज़्यादा याद करना हो तो वही 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है, और इसकी क्या कर देता है, अगला शासक आता है जो भाई इसका जो अंतिम शासक रहता है उसका नाम क्या है, देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक है। और इस देवभूति के जो कौन आता है, सिमुका नाम का व्यक्ति आता है, सिमुक या सिमुका नाम का व्यक्ति आता है, और ये इसकी हत्या कर देता है। और इसने क्या की, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सिमुक ने क्या कर दी, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। किसकी हत्या करके, कण्व वंश के अंतिम शासक है देवभूति की हत्या करके सिमुका ने क्या कर दी, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, ये की थी वासुदेव ने। ऐसे याद कर लेना है, भगवान वासुदेव किसमें बसे हुए हैं, कण कण में बसे हुए हैं, ऐसे याद कर लेना है। आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड है सातवाहन वंश। दोस्तों अगर क्लास देखने में मजा आ रहा है तो याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि सिमुक जो क्या था, इस वंश का संस्थापक था। अभी हमने देखा कि जो पिछले शासक थे कण्व वंश के, इसका नाम क्या था, देवभूति था। उस देवभूति की हत्या कर दी किसने, सिमुक ने, और एक नए वंश की स्थापना की, और उस वंश का नाम क्या था, सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश का एक शासक, इसका नाम सतकर्णी प्रथम। तो आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, सतकर्णी प्रथम था। और इसने क्या करवाया हुआ था, अश्वमेध यज्ञ करवाया हुआ था। अश्वमेध यज्ञ भी इसके द्वारा करवाया गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, ध्यान रखिएगा, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इस वंश का सबसे महानतम शासक है। क्या था, सबसे महान शासक, सबसे महान शासक है किस वंश का, सातवाहन वंश का। और ये जो पूना अभिलेख है, ये जो गौतमी पुत्र की माँ है जिसका नाम क्या है, बाल श्री गौतमी नाम है, तो किसका है, बाल श्री का अभिलेख है। और इस अभिलेख में गौतमी पुत्र को क्या कहा गया है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा, मतलब किस में उल्लेख मिलता है, तो अद्वितीय ब्राह्मण जो है ये आपके पूना अभिलेख में जिक्र मिलता है। ये क्या है भाई, नाना घाट अभिलेख, ये रानी नागनिका का अभिलेख है। क्या है, ये रानी नागनिका का अभिलेख है। और ये ध्यान रखिएगा, भूमि दान का प्रमाण देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि दान का प्रमाण के लिए कौन सा अभिलेख जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि नाना घाट अभिलेख जो है ये सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी रानी नागनिका, उन्हीं का अभिलेख है जिसमें भूमि दान का प्रमाण मिलता है। वन ऑफ द फिर से मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ, शीशे के सिक्के प्लस है, आपसे पूछ ले जाइए प्रोटीन के सिक्के। प्रोटीन एक प्रकार का पत्थर होता था, इसके सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलवाए गए थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ये हो गया, शीशे का सिक्का हो गया, भूमि दान अभिलेख का प्रमाण हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी को किस अभिलेख में द्वितीय ब्राह्मण कहा गया, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं, तो यह है मौर्योत्तरकालीन विदेशी राजवंश। तो हम देखेंगे कि जरा समझिएगा थोड़ा सी बात को, कि जिस प्रकार से मौर्यों का क्या हुआ, जैसे ही अंत हुआ तो केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया। जैसे ही केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ तो भारत में क्या हो गए, छोटे छोटे के राज्य हो गए। अब छोटे छोटे राज्य हो गए तो विदेशी आक्रमण क्या करने लगे, नहीं रोक पाने लगे, और भारत में विदेशी आक्रमण क्या हो गए, सफल हो गए। तो मौर्योत्तर काल, मौर्यों का बाद का काल क्या कहलाता है, मौर्योत्तर काल कहलाता है। और इस काल में दोस्तों हिंद यवनों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, पहलों ने आक्रमण किया, और कुषाणों ने भी आक्रमण किया। ये क्या थे, विदेशी थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय भी थे। भारतीय जो थे इस टाइम पर शासक रहे हैं, जिनमें हम देख चुके हैं, भारतीय शासक अभी तक देख चुके हैं, शुंग हो गए, कण्व हो गए, सातवाहन हो गए, ये क्या है आपके भारतीय शासक है जिन्होंने शासन किया है। अब हम इन्हें देखेंगे। हिंद यवन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, आपको मीनांडर पढ़ना है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। शकों की बात करें तो शक भारत में जो है 4 शाखाओं में आए हुए थे। कौन कौन से में आए थे, एक मथुरा में आए थे, उज्जैन में आए थे, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला
और नासिक, ये 4 शाखाओं में जो है भारत में आए हुए थे नासिक के। ठीक है, तो इन 4 शाखाओं में आए हुए थे। अभी आगे देखेंगे इनके बारे में। पहलव जो थे तो ईरान के जो रहने वाले थे, ईरानी थे, उन्हें पार्थियन पहलव ऐसे नामों से जाना जाता है। कुषाण की बात करें तो ये चीन के आसपास के लोग थे। और कुजुल कटफिसेस इसका क्या था, संस्थापक था। कौन था भाई, कुजुल कडफिसेस है। कडफिसेस क्या था, इसका संस्थापक था कुजुल कडफिसेस से। देखते हैं अगले, भी एक एक करके देखते हैं सभी को। चलिए देखते, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कनिष्क के बारे में बात करेंगे। और कनिष्क जो है किस वंश का शासक था, सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक इसका नाम दिया जाता है। तो कनिष्क जो है, अभी हमने देखा, किसको देखा कि भारत में जो है शकों ने आक्रमण कुषाणों ने आक्रमण किया था। जो कुषाणों ने आक्रमण किया, उस कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ, कुजुल कटफिसेस हुआ, जो पिछले हमने बात की थी। कुजुल कटफिसेस का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिम कटफिसेस हुआ। और इसमें सबसे महान जो शासक हुआ कुषाण वंश का, उसका नाम क्या था, कनिष्क नाम था। कनिष्क के समय पर दोस्तों कला का पर्याप्त विकास हुआ था, जिसमें मथुरा तथा गंधार का, केला नहीं होगा भाई, कला होगा। मथुरा तथा गंधार कला का विकास हुआ, जिसमें क्या थी, ये मूर्ति निर्माण की कला थी। क्या थी, मूर्ति निर्माण की कला थी। इसमें देखा जाए तो मथुरा कला और गंधार कला थी, किसके समय पर विकास हुआ था, इतना ही याद रखते हैं। कनिष्क के समय पर विकास हुआ था। नगर निर्माण की बात करें तो कनिष्क ने कुछ नगरों का भी निर्माण करवाया था। वो कौन से नगर थे, एक था आपका कनिष्क और दूसरा था आपका सिरकप नगर था। दोनों कश्मीर और तक्षशिला के वर्तमान के नाम से जाने जाते हैं। इसने क्या किया था, कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर भी नियंत्रण कर लिया था। सिल्क मार्ग बात करें जिसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, ये रेशम मार्ग, तो इसने जो है रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, अर्थात संपूर्ण मध्य एशिया से व्यापार पर नियंत्रण था। इसके दरबार में कई विद्वान भी रहते थे, जैसे कि हम बात करें अश्वघोष, इन्हीं के दरबार में विद्वान रखता था। और बात करें वासुमित्र भी इन्हीं के दरबार में विद्वान था। ऐसे कहते इसके दरबार थे। अश्वघोष वही जिसने बुद्ध चरितम की रचना की हुई थी। और वासुमित्र जो हैं, ये कौन थे, जिन्होंने कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की हुई थी। तो 4th नंबर की बौद्ध संगीति किसके समय पर हुई थी, कनिष्क के समय पर हुई थी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए हैं, सिक्कों संबंधी में सभी डाउट एक तरह सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अभी देखते हैं आगे कहीं पर होगा। ये सिक्कों के संबंध में मैंने ये प्रश्न लिया था जानबूझकर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। अगली बात करते हैं, ये है जैसे कुषाण वंश से संबंधित सिक्के पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुजुल कटफिसेस जो उसका संस्थापक हुआ, उसने क्या करवाया भाई, सबसे पहले तांबे का सिक्के चालू किया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी करवाए गए थे, किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। वो कौन सा कुषाण है, कुजुल कटफिसेस है। बिम कटफिसेस जो आया, कुजुल कटफिसेस का उत्तराधिकारी हुआ। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके द्वारा चालू करवाया गया था, तो क्या बताएंगे आप, बिम कटफिसेस के समय पर। सर्वप्रथम जो बात होती है महत्वपूर्ण होती है। और इसके सिक्कों पर क्या देखने को मिलता है, शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है शैव धर्म का अनुयायी था। अगली बात करें तो कनिष्क के समय पर सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। कंफ्यूज मत होना, पहली बार स्वर्ण सिक्का किसके समय पर जारी किया गया, बिम कटफिसेस के समय पर। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके समय पर जारी किए गए, कनिष्क के समय पर। कुषाण वंश द्वारा भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए गए, तो ये प्रश्न भी आता है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके जारी किए गए, ये आपके गुप्तों के समय पर जारी किए गए थे। कंफ्यूज नहीं होना है एक भी, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि पहली बार स्वर्ण सिक्का, तो बिम कटफिसेस बताएंगे। आपसे पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय पर जारी किए गए, तो क्या बताएंगे आप, कनिष्क के समय पर। लेकिन पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके समय पर जारी किए गए, तो क्या बताएंगे आप, गुप्तों के समय पर। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो बताएंगे कुषाण वंश के द्वारा। शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो हम बात कर चुके हैं कि सातवाहन के द्वारा। प्रथम सिक्का, भारत में जो चलने वाला पहला सिक्का कौन था, तो वो ध्यान रखिएगा, आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये 6वीं शताब्दी जो है बीसी में जारी किया गया था। 6वीं शताब्दी बीसी में सिक्का जारी हुआ जब महाजनपद काल चल रहा था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगली स्लाइड देखते हैं। अभी तो भाई क्या है, बहुत सारी स्लाइड बची हुई है, 274 स्लाइड है, 81 हुई है भाई, थोड़ा सा स्पीड में बात करनी होगी। शकों के बारे में हमने देखा कि विदेशी जो है आक्रमण हुए, जिसमें क्या थे, कौन कौन थे, शक थे, कुषाण थे, पहलव थे। और शक, कुषाण, पहलव
ये जो क्या थे, और हिंद यूनानी ये क्या हुए थे, 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। तो भारत में शकों ने कितनी शाखाओं में आक्रमण किया, 4 शाखाओं में आक्रमण किया। और ध्यान रखिएगा जो कौन कौन से थे, एक थे मथुरा के शक। ये मथुरा के जो शक हैं, इन मथुरा के शकों को एक राजा हुआ करते थे, जो कहाँ के थे, मालवा के राजा थे, और उनका नाम था विक्रमादित्य। आपने कहानी सुनी होगी राजा भर्तृहरि की कहानी, और भर्तृहरि का छोटा भाई जो विक्रमादित्य देखने को मिलता है, वो विक्रमादित्य कौन था, यही था। ऐसा कहते हैं कि पूरी धरती के राजा इनके यहाँ पर कर दिया करते थे। मध्य प्रदेश के सिलेबस में पीसीएस में उसने जो है काफ़ी गहराई से मेंस में पढ़ना पड़ता है। तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि पहले ये जो मालवा में रहा करते थे उनको क्या कर दिया, वहाँ से भगा दिया, और ये कहाँ पहुँच गए, मथुरा में पहुँच गए। और इनका जो संस्थापक था, मथुरा के जो शक शाखा का संस्थापक वो कौन था, राजुल था। तक्षशिला की बात करें तो एक शाखा कहाँ पर, तक्षशिला में थी, एक नासिक में थी। और नासिक की जो शाखा थी, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन कौन से, भूमक और नहपान, नासिक शाखा के हैं। मालवा की बात करें तो मालवा में जो है, मालवा के शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है रुद्रदामन। और एक से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि क्षत्रप प्रणाली का संबंध किससे है, शकों से है। रुद्रदामन का एक अभिलेख है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, जूनागढ़ अभिलेख है। क्या नाम है, जूनागढ़ है अभिलेख है। और ये इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है भाई, ये गुजरात में स्थित है। और इस अभिलेख में क्या मिलती है, सुदर्शन झील के, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, किसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया है, ये जानकारी मिलती है। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो अगली स्लाइड जैसे देखते हैं, रुद्रदामन, ये आ गया आपका प्रश्न है। तो रुद्रदामन जो कौन था भाई, शक शासक था मालवा का। तो ये कौन था, अभी हमने बात की मालवा का, मालवा का शक शासक था। अगर आपका एग्जाम आसपास में है ना 8 दिन के अंतर्गत, तो यकीन मानिए आपकी क्लास से 100 लगभग है, सभी के सभी प्रश्न आ जाएंगे। जो भी इतिहास से आएंगे तो आप देखना, कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी वगैरह का, रेलवे, एनटीपीसी, आईएएस, पीसीएस को तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन देखना अगर छोटे मोटे एग्जाम है तो आप बहुत अच्छा इसमें प्रश्न कर पाएंगे, इतिहास विषय आपसे बन जाएगा। और रुद्रदामन जो है कहाँ था, मालवा का एक शक शासक है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हमें कई ग्रंथों में जो है उज्जैनी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, उज्जैनी। अभिलेख जो है इसका गिरनार अभिलेख है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाने जाते हैं। क्योंकि जूनागढ़ जो रियासत आपने सुनी होगी कहाँ पर थी, ये गुजरात में थी। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपने देखा सुदर्शन झील के बारे में। व्याघ्र शैली के सिक्के किसके द्वारा जारी करवाए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया प्रकार का क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन नहीं है। तो व्याघ्र शैली के सिक्के रुद्रदामन के द्वारा जारी करवाए गए थे। अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड में हमारे पास संगम काल। दोस्तों इतिहास में जानते हैं कि मौर्य काल के बाद में एक संगम काल होता है। दक्षिण भारत की बात करूँ मैं, छोटा सा मैप बना करके, इस प्रकार से मान लो एक दक्षिण भारत है ये। तो यहाँ पर जो ये तमिलनाडु का क्षेत्र था यहाँ पर, और यहाँ पर एक राजवंश शासन करता था जिसको कहते हैं हम पांड्य राजवंश। और पांड्य राजवंश ने क्या किया कि प्राचीन जो विद्वान थे, संत लोग थे, उनको क्या दिया, संरक्षण दिया। और जब विद्वान बहुत बड़ी मात्रा में हो गए तो आपस में क्या करने लगे, मिलने लगे। तो संगम का अर्थ ही होता है, क्या होता है, मिलना, मिलने का काल। किनके मिलने काल, जो संत लोग होते थे, ज्ञानी पुरुष होते थे, उनके मिलने का काल। वो कहाँ मिलते थे, एक सम्मेलन करते थे, उन्हीं सम्मेलन में मिलते थे और धार्मिक ग्रंथों, विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। तो ऐसे कितने संगम हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 3 संगम हुए हैं। कब से कब तक के बीच में, 600 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईस्वी के मध्य में। कहाँ, सुदूर दक्षिण भारत, अर्थात यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में 3 राजवंश यहाँ पर शासन किया संगम काल में। कौन कौन से 3 राजवंश, एक तो हो गया आपका चोल, एक हो गया आपका चेर, और एक हो गया आपका पांड्य। ये 4 राजवंशों ने जो है शासन किया हुआ है। जानकारी अशोक के अभिलेखों में मिलती है। संगम काल में इस दौरान कवियों का मिलन हुआ, जिससे समृद्ध साहित्य का विकास होती है। हमने बात अभी की हुई है कि इसमें एक अर्थ ही होता है मिलन। आगे बात करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर
मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ये है भाई कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी जो कर्नाटक से निकलती है इस प्रकार से कृष्णा नदी, और ये यहाँ पर चली जाती है अरब सागर में। और ये है आपकी पेन्नार नदी, खैर वहाँ रहने दीजिए। ये जो राज्य आप देख पा रहे हैं ये है केरल वाला क्षेत्र है ये, और इस केरल वाले क्षेत्र में एक राज्य शासन करता था जिसका नाम क्या था, चेर राज्य था। और चेर राज्य था, ध्यान रखिए, केरल वाले क्षेत्र में। ये पूछ लिया जाता है प्रश्न कि मुजरिस क्या है। मुजरिस एक प्रकार का बंदरगाह था जहाँ से जो है बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। अगली बात करें तो ये राज्य आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो श्रीलंका के बिल्कुल किनारे से लगा हुआ राज्य, ये वाला क्षेत्र, ये किसका होता था, पांड्य राज्य का राज्य हुआ करता था। और ये वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लगा करके छोटा सा राज्य क्षेत्र जो है, इस प्रकार से यहाँ तक का क्षेत्र ये किसका होता था, चोलों का राज्य हुआ करता था। तो चोल, चेर, पांड्य, ये 3 राजवंश हुए हैं, आपको याद रखना है। क्या, अभी जो आगे स्लाइड में आएगा, बस मैप दिखाने के लिए कहाँ पर कैसा शासन था। आगे बात करते हैं, 3 संगम हुए हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की थी कि 3 संगम हुए हैं, वो कौन कौन से 3 संगम हैं। तो देखें, ये है आपका प्रथम संगम हो गया, ये है आपका द्वितीय संगम है, ये है आपका तृतीय संगम। क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, सिर्फ पूछा जाएगा कि किस राजवंश के संरक्षण में हुए, तो आप क्या बताएंगे, पांड्य राजवंश के संरक्षण में हुए हैं। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है अध्यक्षता के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो मदुरई नामक, पूरे के पूरे कहाँ पर हुए भाई, मदुरई में ही हुए हैं। दूसरा भी मदुरई में हुआ, सॉरी, तीसरा मदुरई में हुआ है, पहला मदुरई में हुआ, और दूसरा कहाँ पर हुआ है, कपाटपुरम में जो है, कपाटपुरम में यह हुआ है। पहले की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता ऋषि अगस्त द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, ऋषि अगस्त को जो है वेद पाठी ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वेद पाठी ब्राह्मण। ये वेद पाठी ब्राह्मण क्या होते थे, जो उत्तर भारत के से जाते थे और दक्षिण भारत में रुक जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, वेद पाठी ब्राह्मण कहा जाता था। दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, शुरुआत में ऋषि अगस्त के द्वारा की गई थी, और बाद में जो है तोलकप्पियर नाम के विद्वान द्वारा की गई थी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसका नाम है तोलकप्पियम, तोलकाप्पियम, काप्पियम। और ये ग्रंथ जो है, ध्यान रखिएगा, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तीसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये भी आपका मदुरई में हुआ था, और नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप ध्यान रखना, ऋषि अगस्त के बारे में एक प्रश्न ये भी आता है कि उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो क्या थे, ऋषि अगस्त। इसीलिए तो इन्हें वेद पाठी ब्राह्मण कहा जाता है। अगली स्लाइड की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारे पास, संगम साहित्य के बारे में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे प्रश्न आते हैं कि ये जो क्या है, संगम काल में मैंने बताया कि कवि क्या होते थे, विद्वान लोग मिलते थे। जब विद्वान लोग मिलेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पर साहित्य का विकास हुआ, और इसमें कई सारे जो ग्रंथों की रचना की गई। कौन कौन से ग्रंथ है, एक है शिल्पादकारम, शिल्पादि है भाई, छोटा से दी आएगी यहाँ पर, शिल्पादि, शिल्पादिकारम की रचना किसने की हुई थी, ये की हुई थी इलांगो आदिगल, इलांगो, इलांगो आदिगल। और ये क्या है, तमिल साहित्य का एक क्या है, महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और इसमें आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बात मिलती है। कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा। इसमें एक कणग्गी नाम की वेश्या रहती है, कणग्गी नाम की एक वेश्या रहती है, और कोवलन, कोवलन नाम का एक क्या रहता है, मतलब व्यापारी टाइप का राजकुमार ऐसा रहता है। अब ये क्या करता है, इसकी पत्नी रहती है कोवलन की, तो वो बहुत सतीव्रता पतिव्रता औरत रहती है, परंतु ये कोवलन जो है कड़ग्गी के यहाँ पर अपना डेरा डाले रहता है, मतलब उसको वो अच्छी लगती है, सब कुछ बेच करके खवा देता है। बाद में जो है उसे खुशी नहीं मिलती है, जब कड़ग्गी नहीं मिलती तो फिर कोवलन जो उसकी मतलब सती पतिव्रता पत्नी थी, वो क्या कर देती है, अपने जो गहने वगैरह होते थे वो भी बेच कर दे देती है। बाद में जो काफ़ी ज़्यादा इसमें वो होता है, गहने पकड़ जाते हैं, राजा कहता है हमारे गहने चोरी हुए हैं, कोवलन को इसमें फांसी दे दी जाती है। फिर जो है उसकी पतिव्रता औरत होती है, बहुत ज़्यादा वो करती है कि राजा ने जो है गलत न्याय दिया हुआ है, तो मतलब देवी का रूप होती है, कहते हैं मीनाक्षी माता, वहीं पर मंदिर भी बना हुआ। तो खैर ये कहानी आप देखिए कभी पर, या फिर अगर वीडियो में देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में शायद पर मिल जाएगी। ये मैंने लगभग सभी नाटकों की जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया हुआ अपने चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। शिल्पादिकारम की रचना किसने की थी, इलांगो आदिगल से आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरी बात, मणिमेखलय की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा शीतलय सतनार, शीतलय सतनार
नाम के एक विद्वान हुए, उनके द्वारा क्या की थी, मणिमेखला ग्रंथ की रचना की गई थी। आप कैसे याद रखेंगे, मणि पाकर के व्यक्ति क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा अर्थात शीतल हो जाता है। मणि जानते हैं ना, हाँ। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की हुई थी, तिरुतगदेवर द्वारा। तिरु ये तमिल भाषा के भाई तेलुगु भाषा के नाम है। तिरुतगदेवर द्वारा क्या की गई थी, जीवक चिंतामणि की रचना की गई थी। अगली बात करें तोलकप्पियम, तो हम पिछली बात कर चुके हैं। तोलकप्पियर नाम के जो कप्पियर, अभी मैं लिखता क्यों भाई, पीछे बता दिया है कि तोलकप्पियर नाम के विद्वान ने क्या की हुई थी, जो एक व्याकरण ग्रंथ है उनके द्वारा क्या की गई थी, इसकी रचना की गई थी। अगली स्लाइड की बात करते हैं। गुप्त काल, दोस्तों हमने देखा कि एक समय था, क्या है, एक समय था मौर्य काल। मौर्य काल में जो है केंद्रीय राजा हुआ। गुप्त काल भी क्या हुआ, केंद्रीय सम्राट हुआ। इनके बीच में क्या भाई, इस समय को किस नाम से जाने जाते हैं, भारतीय इतिहास में से अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी समय पर क्या हुआ, कई विदेशी आक्रमण हुए और कई सारे छोटे छोटे के राजवंश रहे, किसी प्रकार का वहां पर विकास नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो आपका गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अंधकार युग क्या है, तो हमने ये भी बता दिया कि मौर्य काल से बीच काल, जो गुप्त काल के बीच का समय, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो कौन सा है कि श्री गुप्त व घटोत्कच है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का क्या, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि श्री गुप्त था। घटोत्कच क्या हुआ, दूसरा शासक हुआ। दोनों भी क्या थे, अधीन शासक थे, ये जो स्वतंत्र शासक है नहीं थे, तो क्या दोनों ये अधीन शासक थे। अगली बात करते हैं, तो देखते हैं, एक मिनट भाई, घटोत्कच हो गए। अब बात करते हैं किसकी, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर समय होता तो अच्छी कहानी बनाता आपको। सिक्का जो है इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त शासक था, इसने क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी, क्या नाम था भाई, कुमार देवी से प्रेम किया। कुमार देवी किसकी बहन थी, चेटक, क्या नाम था भाई, हाँ, लिच्छवी गणराज्य के जो वहाँ के व्यक्ति थे, ऐसे इतिहास में काफी मतलब खतरनाक जाने जाते हैं। कौन, लिच्छवी राज्य के जो लोग होते थे राजा, वो मतलब एक तरह के डाकू टाइप के होते थे। तो कुमार देवी जो, इससे किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। जैसे ही सभी को पता चला कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हो चुका है, कुमार देवी से हो चुका, तो हर कोई डरने लगा। चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और इसी प्रेम के नाम पर अपना एक सिक्का जारी किया, जिसका नाम क्या है भाई, राजा रानी प्रकार का सिक्का। ये किसका था, सोने का सिक्का था। 319 ईस्वी में ये सिक्का जारी किया हुआ था और इसी समय पर जो क्या किया था, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम गुप्त संवत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई कहे कि गुप्त संवत है कब चलाया गया था, तो आप क्या बताएंगे, तो गुप्त संवत आपको कब चलाया गया, 319 ईस्वी में। क्यों, क्योंकि इस पर समय पर जो है इन्होंने सिक्का जारी किया था और राज्य स्वतंत्र घोषित किया था। लिच्छवी की ये क्या थी, आपकी कुमार देवी जो थी लिच्छवी राज्य की ही बेटी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे, अगली स्लाइड जो है वो कौन सी, समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखिए, इसे लिच्छवी दोहत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट लगाइए, पूछा गया प्रश्न है कि किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। दोहित्र का मतलब क्या होता है भाई, भांजा होता है। क्या होता है, भांजा होता है। तो कौन लिच्छवियों का भांजा था भाई, क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था, पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था, ये पुत्र था। कौन, समुद्रगुप्त। और लिच्छवी दोहित्र कहा जाएगा क्योंकि वो भांजा हो जाएगा लिच्छवियों का। वीणा प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे, समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एल्फिंस्टन ने जो है भारत का नेपोलियन कहा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, और अगली स्लाइड है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है। इनके शासनकाल को, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके शासन को
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को, वैसे तो गुप्त काल को पूरा स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर किसके शासन को, चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय भी नाम आपको मिल सकता है, विक्रमादित्य भी नाम मिल सकता है। तो विक्रमादित्य क्या थी इनकी उपाधि थी, विक्रमादित्य क्या थी इनकी उपाधि थी। तो इनके शासन को क्या कहते हैं, हम स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे भाई, कालिदास जिनमें क्या थे, प्रमुख थे, कालिदास, हरिशरण, शंकु, वरुचि, ऐसे क्या थे, अमर सिंह, ब्राह्मी क्या थे, इनके नौरतन थे। फाइहान, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके समय पर आया था, विदेशी यात्री, चीनी यात्री था, जो चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म के अध्ययन के उद्देश्य से जो है आता है, और इसने क्या कहा, मालवा की जलवायु को जो है, मालवा की जलवायु की चर्चा की हुई है, क्या कहा था कि ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु है। उज्जैनी को क्या बनाया था इन्होंने, सेकेंड राजधानी उज्जैनी को बनाया हुआ था, किसने, विक्रमादित्य ने जो है राजधानी से बनाया हुआ था। विक्रमादित्य बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने बकाटक वंश के जो शासक थे भाई, क्या नाम था, रुद्रसेन द्वितीय, क्या नाम था, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय से क्या कर दी, अपनी बहन का विवाह करवा दिया। जो कदम्ब वंश की कन्या थी एक, उस कन्या का विवाह अपने पुत्र कुमारगुप्त से करवा दिया, पुत्र कुमारगुप्त से विवाह करवा दिया। और नागवंश, कौन सा वंश, वही नागवंश, नागवंश की कन्या थी जिसका नाम था क्या, कुबेर नागा नाम था, और कुबेर नागा से क्या कर लिया, स्वयं अपना विवाह करवा लिया। इस प्रकार से कदम्ब, नाग और वकाटकों से क्या बनाए, अच्छे वैवाहिक संबंध बनाए, ताकि राजनीतिक स्थिति मजबूत बनी रहे। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं, और अगली स्लाइड है आपके बारे में, जो है ये कुमारगुप्त के बारे में है। और कुमारगुप्त किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसकी उपाधि क्या थी, ध्यान रखिए, महेंद्रगुप्त किसकी उपाधि थी, आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, महेंद्र कुमारगुप्त की उपाधि थी। नालंदा विश्वविद्यालय क्या एक प्रकार का ये विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो कुमारगुप्त ने की हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। मयूर प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो ये भी आपके मयूर, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, पिकॉक, मोर, तो उसमें मोर का चित्र अंकित है, इसलिए मयूर प्रकार के सिक्के हो जाएंगे। किसने जारी किए थे, कुमारगुप्त ने जारी किए थे। अगली बात करते हैं, अगला है स्कंदगुप्त, तो गुप्त वंश का ही शासक है, स्कंदगुप्त नहीं भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुद्ध रूप में, स्कंद गुप्त। स्कंदगुप्त क्या है, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, क्या था, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। और इसके समय पर क्या हुआ भाई, हूणों का आक्रमण हुआ, तोरमाल के नेतृत्व में क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था। और जैसे ही आक्रमण हुआ तो शासक, जैसे स्कंदगुप्त क्या है, पूरा का पूरा आक्रमण में लग गया, और राज्य जो है काफी ज्यादा नुकसान में पहुंच गया। इसके बाद ये पनप नहीं पाए, और जो है मुख्यतः इनके हाथ से बागडोर, बहुत सारे राज्य यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। एक सेकंड रुकिएगा, वही पानी पी लेते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात है आपके पास में, भानुगुप्त नाम का शासक है। तो ये किस लिए जाना जाता है, ये जो भानुगुप्त नाम का व्यक्ति है, यूं ही नहीं जाना जाता है, क्योंकि हूणों का आक्रमण फिर से हुआ। कहते हैं ना, शासक कमजोर हो चुका था, तो हूणों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ। जब हूणों का आक्रमण हुआ, ध्यान रखिएगा, हूणों का आक्रमण हुआ तो भानुगुप्त का एक मित्र था, जिसका नाम क्या था भाई, मूलगुप्त। मूलगुप्त, भानुगुप्त ने किसको भेजा, मूलगुप्त को भेजा, किस लिए, का जब भाई हूणों को आक्रमण हो गया है, इसको रोक, तो रोकने के लिए जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मूलगुप्त की जो पत्नी है, पत्नी वो क्या होने लगती है, सती होने लगती है। और इस सती की जानकारी जो मिलती है, मध्य प्रदेश के सागर में स्थित एक अभिलेख है, जिसका नाम है एरण अभिलेख है। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन, एरण अभिलेख है। प्रश्न पूछा जाता है, सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है, एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। ये दोस्तों 510 ईस्वी का है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, और ये किसके समय का है, राजा भानुगुप्त के समय पर है। क्या कहानी है, मैंने पूरी की पूरी आपको समझा दी है। चलिए देखते हैं आगे, किधर भाग गया,
अगली स्लाइड देखते हैं और अगली स्लाइड में है गुप्तकालीन मंदिर, जो आपसे खूब भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर आपसे पूछा जाए भूमरा का ये क्या है, शिव मंदिर है, कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तेगुआ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपका झांसी में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है। धमे की स्तूप ये भी गुप्त काल का है और ये कहाँ पर स्थित है, सारनाथ में स्थित है। नचना प्रकार का पार्वती मंदिर ये आपका पन्ना जिले में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट है। अगली स्लाइड देखते हैं तो आपके पास है जो अब प्रश्न पूछा गया है, साहित्य से प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य के बारे में भाई क्या रचनाएं पूछी गई, प्राचीन साहित्य। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछे, ये क्या थे, गुप्तकालीन विद्वान थे और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, क्या है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। ध्यान रखिएगा, जिस गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की हुई थी 15वीं 16वीं शताब्दी में, इस पुस्तक में जो है ब्रह्मगुप्त ने जानकारी दी थी कि प्रत्येक वस्तु को जो है, जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ऐसी कोई शक्ति कार्य करती है। ऐसा कौन कहता है, ब्रह्मगुप्त कहता है। इसी को न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया गया था। भास्कराचार्य की बात करें, भास्कराचार्य जो क्या थे, गणित के महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्ति थे और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है, लीलावती। ध्यान रखिएगा, लीलावती किसकी पुस्तक है, भास्कराचार्य की पुस्तक है। हाल जो है ये ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश के एक क्या है, शासक हैं, बहुत विद्वान शासक है और इन्हें संस्कृत में एक रचना लिखी हुई थी जिसका नाम क्या था, गाथा सप्तशती नाम की क्या थी ये पुस्तक लिखी हुई है। पुस्तक आपसे एक बार पूछी गई, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सातवाहन वंश के विद्वान राजा हाल द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई थी। अगली बात करते हैं और अगला है कालिदास जी महाकवि हैं। कालिदास वही व्यक्ति हैं जो गुप्त काल में नवरत्नों में से श्रेष्ठ थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि। इन्हें क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। ये शेक्सपियर कौन था, ध्यान रखिएगा, एक पे विद्वान था और इसके नाटकों की तुलना जो किससे की जाती है, कालिदास से की जाती है। शेक्सपियर की पुस्तक का नाम था द प्रिंस, उसी से पुस्तक की तुलना कर दी जाती है। कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तकों में बात करें तो एक आपको याद रखना है, इनकी रचनाओं के बारे में बात की जा रही है। तो पहली रचना जो आपको ध्यान रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम में दोस्तों याद रखिएगा, इंद्र की परी जो आई हुई थी शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है जिससे पुत्र भरत पैदा हुआ था। दूसरी व्यक्ति की बात करें, मालविकाग्निमित्रम, ये हम चर्चा कर चुके हैं। मालविकाग्निमित्रम, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी क्या है, मालविकाग्निमित्रम है। तीसरे नंबर की बात करें, वो रचना कौन सी है, रघुवंशम। रघुवंशम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। अगली बात करें, मेघदूतम किसकी रचना है, मेघदूतम, बहुत सारी रचनाएं वही इतनी रह देते हैं। मेघदूतम हो गई। एक और आप याद कर लीजिएगा, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम किसकी रचना है, तो ये ऋतु संहारम भी कालिदास जी की रचना है। मेघदूतम में जो है ये बात करते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, घर से लड़ करके आ जाता है, बाद में उसे क्या होती है, इस बात की याद आती है, तो फिर वो क्या करता है, बादलों को दूत बना करके अपनी प्रेमिका को जो है संदेश भेजता है। ऋतु संहारम में ऋतुओं का वर्णन करते हैं। रघुवंशम में भगवान राम के वंश के बारे में 10 राजाओं का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। चलिए बात करते हैं, अगली स्लाइड पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अब अगले कवि हैं जो इनकी पुस्तक पूछी जाती है आपसे, भवभूति। तो भवभूति जो है विदर्भ राज्य के एक बहुत मतलब क्या कहेंगे इन्हें, बहुत विद्वान व्यक्ति थे और इनके 3 नाटक हैं जो आपसे खूब भर भर के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो 3 नाटक कौन कौन से हैं, एक है आपके पास में मालती माधव, ये भी प्रेम कहानी है। मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियो के बाद बहुत तेज बताया हुआ है इसे कि किस प्रकार से मालती और माधव नाम के 2 व्यक्ति हैं जो प्रेम करते हैं। उनको जो मालती को कौन पकड़ ले जाता है, एक अघोरी पकड़ ले जाता है, बलि देने लगता है उसके, फिर माधव वहाँ बचाने आता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। एक पुस्तक हो गई इनकी, ये नाटक है मालती माधव। दूसरा नाटक है इनका उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम एक इनका नाटक है। उत्तर रामचरितम बोले तो दोस्तों लव कुश कांड के बारे में इसका वर्णन किया गया है, मतलब राम के चरित्र का बाद वाला भाग अर्थात लव कुश कांड है। उत्तर रामचरितम महावीर चरितम, महावीर चरितम, महावीर चरितम, महावीर चरितम दोस्तों ये वो पुस्तक है जिसमें इसका जो महावीर है भगवान श्री राम है, और इसमें भगवान श्री राम के वनवास से लेकर के कहाँ तक, रावण के अंत तक की जानकारी मिलती है किसमें, महावीर चरितम में। चलिए अगली बात करते हैं। भवभूति, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना, करवो नहीं तो मुझसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया बता दिया। बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट कौन था? तो सबसे पहली बात, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हर्षवर्धन राजा थे, हर्ष के ये क्या थे, दरबारी कवि थे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि इनकी जो पुस्तक हैं, कौन कौन सी पुस्तक हैं, एक है आपकी, दो पुस्तकें ध्यान रखना है, एक पुस्तक है हर्षचरित जिसमें हर्ष के बारे में बताया गया है, और दूसरी पुस्तक कौन सी है, हर्षचरित और कादम्बरी, कादम्बरी, कादम्बरी ये इनकी क्या है, दो पुस्तक। राइटिंग को मत देखिएगा, फटाफट आप फैक्ट याद कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बात करते हैं, और अगली जो है कौन है भाई, भास। और भास जो व्यक्ति हैं इन्होंने एक खतरनाक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम क्या है, स्वप्न, स्वप्न भाई सही लिख रहा हूँ ना, स्वप्न, स्वप्न वासोदत्ता। ये आपको बढ़िया नाटक मैंने वीडियो के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास किया है, चैनल पर देखिएगा, स्वप्न वासदत्ता। ये जो है स्वप्न वासदत्ता, इसमें कौन है भाई, राजा उदयन है, राजा उदयन जो कि अंगवत्स राज्य के वत्स्य का राजा है, राजा उदयन। और दूसरा कौन है, वासवदत्ता, वासव दत्ता। और वासुदत्ता कौन है, अवंती की राजा चंद्रप्रद्योत की पुत्री है। उदयन क्या जाता है, शिकार करने जाता है, राजा क्या बनाए तो उसे बंदी बना लेता है, बंदी गृह में रहते हुए इन दोनों को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यही क्या है, नाटक है, भास महाकवि द्वारा लिखा गया स्वप्न वासुदत्ता नाटक है। अगली बात करते हैं, चाहता तो भैया एक सेकंड में बता सकता था नाटक का नाम, लेकिन समझाना थोड़ी सी अच्छा लगता है। शिक्षा संबंधी आपसे पूछा जाए, कुछ ग्रंथ हैं उन्हें बड़ी आसानी से याद कर लेना है, चाहे जब भी जीवन में बात आए ऐसी प्रश्न तो तीनों की तीनों एक साथ याद करना है। चार रचनाएं हैं, एक बता रहा हूँ, पंचतंत्र, पंचतंत्र भी शिक्षा को पढ़ाने के लिए किताब लिखी गई थी, लोगों को जो समझ में नहीं आता था तो इमेजिंग के माध्यम से। एक पुस्तक है हितोपदेश, ये भी किस लिए लिखी गई थी, पढ़ाने के लिए ही लिखी गई थी, हितोपदेश, हितोपदेश। एक पुस्तक है आपकी कातंत्र, ये भी किस लिए लिखी गई थी, श्रीलंका के 12 पुत्र जो मूर्ख थे चोलों के समय पर लिखी गई थी। तो पंचतंत्र, हितोपदेश, कातंत्र, ये पुस्तकें आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा। एक फैक्ट और चाहे आप नोट कर सकते हैं कि ये एकमात्र भारत की पुस्तक है जो भारत से बाहर सर्वाधिक भाषाओं में क्या की गई है, लिखी गई, मतलब अनुवाद करवाई गई। हितोपदेश के लेखक कौन है, ये आपके नारायण पंडित जो है हितोपदेश के क्या है, लेखक हैं। कातंत्र की रचना किसने की हुई है, सर्ववर्मन द्वारा जो है कातंत्र की रचना की गई। तीनों के तीनों किस संबंधित है, शिक्षा से संबंधित ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके पास में राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की फटाफट अगर बात कर दूं तो राजतरंगिणी की रचना किसने की हुई थी, कल्हड़ नाम के एक विद्वान हैं जो कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष के क्या थे, ये दरबारी थे। और इस पुस्तक में जो है राजतरंगिणी नामक पुस्तक, कुल तरंगिणी का मतलब क्या होता है, अध्याय होता है, और इसमें क्या है कुल 8 तरंगे दिखाई देती हैं, 8 अध्याय दिखाई देते हैं। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है जानकारी देखने को मिलती है। चलिए अगली स्लाइड की बात करता हूँ, अगला देखते हैं। और अगली है हमारे पास क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जो क्या थे, ये भी विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी, इसका नाम क्या था, बृहत कथा मंदिरी। क्या नाम था, बृहत कथा मंदिरी। किसकी पुस्तक है आपसे पूछा जाए तो क्षेमेंद्र की पुस्तक है, क्या है, बृहत कथा मंदिरी है। दस कुमार चरितम भी शायद भरणी की पुस्तक है, आपको ये वाली याद रखना है। आगे बात करते हैं, बृहत कथा मंदिरी के बाद कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र तो हमने बात की हुई थी जब जैन दर्शन में बात की थी, जैन विद्वान कौन थे, भद्रबाहु द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, कल्पसूत्र
है। अगली बात करते हैं पाणिनि तथा विशाखा दत्त है। तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी हुई है और उस पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है भाई? अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये पुस्तक किससे संबंधित है? व्याकरण संबंधी जो है भारत का शुरुआती ग्रंथ माना जाता है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। विशाखा दत्त ने जो पुस्तक लिखी हुई है, 2 पुस्तकें लिखी हुई है। मुद्रा राक्षस इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मुद्रा राक्षस मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है और एक पुस्तक है इन्हीं की ये भी पुस्तक है और ये भी इन्हीं की पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक भी इन्हीं की है, देवी चंद्रगुप्तम और विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस, ध्यान रखेंगे मुद्रा राक्षस ये होता बहुत विशाल होता है, विशाखा दत्त से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यह क्या है भाई? खतरनाक एक मोटिवेशन लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि फटे जेब है फटे हैं जूते, फटी जेब है फटे हैं जूते, उनको भी सिलवाना है और बापू को है दर्द बहुत है उसको भी तो भरना है, जिस कर्म को जन्मा है माँ ने उस कर्म को पूरा करना है और सीने में जो आग लगी है उसको भी शीतल करना है, पर शीतल करना सरल कहाँ, इसलिए हमको तो आग में जलना है। चलिए जलते हैं और जलना होगा जब तक टेस्ट नहीं निकल जाएगा। अगली जो है हमारे पास में वो क्या है? हर्षवर्धन विद्वान है भारत के। जैसे ही हम बात करते हैं गुप्तों का पतन हो गया, क्या हो गया? गुप्तों का पतन हो गया और गुप्तों के बाद कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं रह गया। जब गुप्तों के बाद कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं रह गया तो छोटे छोटे के राज्य हो गए। अंत में हर्षवर्धन आया और उसने क्या किया? राज्य को अपने संभाला और एक एकीकृत राज्य की स्थापना की। तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? देखो हमें ऐहोल अभिलेख से देखने को मिलती है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलिकेशन, चालुक्य शासक हुआ है पुलिकेशन द्वितीय का ये अभिलेख है। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया हुआ था? तो ह्वेनसांग जो ये चीनी यात्री था और किसके समय पर आया हुआ था? हर्षवर्धन के समय पर आया हुआ था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था भाई? शक्रादित्य कहा था। क्या कहा था? शक्रादित्य कहा हुआ था। वाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का था, पिछले हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, आगे समझिएगा भाई पल्लव वंश इतिहास में अपने मंदिर वास्तुकला के लिए दोस्तों जाना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु क्या था? पल्लव वंश का क्या है आपका? ये संस्थापक है। कांची क्या थी इनकी राजधानी थी? कांची क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी थी। इसके शासकों में बात करें तो एक शासक है महत्वपूर्ण जिसका नाम है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या की थी? एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महामल्ल की उपाधि, जिसे आज हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। ये आपका महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसी नगर की इसने स्थापना की थी और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। वतापी कोंड का मतलब क्या होता है? एक वतापी नगर था, उसको जीतने वाला क्या था भाई? वतापी कोंड कहलाता था। इन्होंने वतापी राज्य को जीता और वतापी कोंड की उपाधि धारण की और इसको राजधानी बनाया। शुरुआत में पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची थी, लेकिन नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया? वातापी को जीता और वातापी कोंड की उपाधि धारण की, इसी को राजधानी बनाया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या बनवाए थे? रथ मंदिर बनवाए थे। जो चट्टानों को काट कर मंदिर बनवाए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? रथ मंदिर कहते थे। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है? 5, 8 है। और इसमें जो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए रथ कौन सा है तो धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा रथ है। सबसे छोटा की बात करें तो सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ है। इस प्रकार से हमने बात की। ह्वेनसांग भी घूमते घूमते इसके राज्य पहुंचा था और बहुत अच्छी प्रशंसा की हुई थी यहाँ की। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ फ्रेंड से। इसने क्या किया? एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। घटिका आपसे पूछा जाता है घटिका क्या है? तो घटिका क्या है? एक प्रकार का विद्यालय कह दीजिए या भाई विश्वविद्यालय कह दीजिए। दक्षिण भारत में ये स्थित था। किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगली बात करते हैं, पल्लव स्थापत्य के बारे में पूछा गया, मतलब मंदिर के बारे में पूछा गया भाई, फटाफट बताना पड़ेगा। वो कौन कौन से मंदिर हैं ये आपको बतानी है। तो आदिवराह मंदिर की बात करें जो इसके संस्थापक थे, क्या नाम था भाई? सिंह विष्णु
उसने क्या की थी? आदि वराह मंदिर की स्थापना की सिंह विष्णु ने। रथ मंदिर किसने बनवाए थे? अभी देखा, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। संख्या कितनी इनकी? 8 है। सबसे बड़ा कौन है? धर्मराज है। सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी रथ। कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा घटिका किसने बनवाई थी? ये सॉरी, ये जो है ना, ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। क्या भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम है, रथ मंदिर बनवाई हुई थी। कांची का कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और घटिका जो एक क्या था? विद्यालय था। किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं अन्य मंदिर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अन्य मंदिरों में अगर बात करेंगे तो मीनाक्षी मंदिर है एक, और ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर स्थित है? भारत के असम राज्य में स्थित है। आपसे पूछा था कोणार्क मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जगन्नाथ मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में 4 धामों में से ये क्या है? एक है। अगली बात करते हैं, और अगली बात क्या है भाई? मंदिर शाही चोल वंश, तो ये लगभग 10वीं शताब्दी में शासन करने वाला वंश था। आपसे पूछा जाए शाही चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? यदि पूछा जाता है शाही चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? संस्थापक जो था वो क्या था? विजयालय इस वंश का संस्थापक था। राजराज जो प्रथम था, इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ? राजराज प्रथम हुआ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण मतलब है ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजेंद्र प्रथम जो हुए सबसे प्रतापी शासक, आपसे पूछा जाए कि शाही चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। और इसने जो है अरब सागर वाला, सॉरी, बंगाल की खाड़ी वाला जो हिस्सा है भारत के दक्षिण में, उसको पूरा का पूरा जीत लिया था। तो गंगा कोंड चोलपुरम, बड़ी झील उसे मानते थे पहले। तो गंगा कोंड चोलपुरम की क्या धारण की थी? इन्होंने उपाधि भी धारण की हुई थी। अगली अगर बात करें, चोलों के समय पर एक नटराज प्रतिमा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नटराज प्रतिमा किसके समय की? शंकर जी की जो नटराज प्रतिमा है, तो इसकी स्थापना है, इसका निर्माण जो है हमें चोलों के समय पर देखने को मिलता है। फिर आपसे एक प्रश्न जो पूछ लिया जाए कि नटराज प्रतिमा के बाद एक प्रश्न और भाई पूछ जाता है, स्थानीय स्वशासन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था चलती है, स्थानीय स्वशासन की वो जो इकाइयां हैं कहाँ देखने को मिलती हैं? ये हमें चोलों के समय पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए अगली बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास चोलों में, तो ये अभी हमने जैसे कि बात की कि स्थानीय स्वशासन के लिए कौन से राजवंश जाना जाता है, तो चोल राजवंश जाना जाता है। और देन अगर नटराज प्रतिमा की बात करें तो वो भी चोल वंश हो जाएगा। कवि कम्मन बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कम्मन अगर पूछा जाए आपकी तमिल रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है? रामायण तमिल रामायण की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? 15वीं शताब्दी की बात है। कब की है? 15वीं सदी की बात है। कवि कम्मन द्वारा जो है तमिल रामायण की रचना की गई थी। और क्या नाम था भाई? कुलोत्तुंग प्रथम नाम का एक शासक था, उसके दरबारी थे ये। अगली बात करते हैं, देखिएगा, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेखों से प्रश्न आया हुआ है। हालांकि अभी तक हमने जो कई अभिलेख के बारे में देखा हुआ, लेकिन एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कि सारगौन अभिलेख का संबंध किससे है। ध्यान रखिए, आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किस अभिलेख से देखने को मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? सारगौन अभिलेख से संबंधित है। ये कहाँ पर है? मिस्र में जो पाया गया था। विदेशी व्यापार की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है इस अभिलेख में, जिसका नाम है मेलुआ। तो मेलुआ किसे कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता में जो सारगौन अभिलेख को, वो सारगौन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। अगली बात करें एशिया माइनर के कस्सी का अभिलेख, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 1400 BC का अभिलेख है। ये तुर्की में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तुर्की में पाया गया है। और इसमें जो वैदिक काल के 4 देवताओं की जानकारी मिलती है। किसकी किसकी? इंद्र, वरुण, यम और नासत, 3-4 देवताओं की जानकारी मिलती है कि विदेशों में एक बार लड़ाई हो जाती है तो इनकी फिर वो क्या करते हैं? कसम खाते हैं। ये देवता गवाही देने के लिए वहाँ पर, मतलब न्याय करने के लिए आते हैं। तो ये कहाँ पर जानकारी मिलती है? कस्सी के अभिलेख में जानकारी मिलती है। मैंने बताया। अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसमें जो पुष्यमित्र शुंग था, कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग था।
और उसने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, क्या करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, तो ये हमें देखने को मिल जाती है अयोध्या अभिलेख से। धनदेव का अभिलेख, तख्ते बधी अभिलेख है, ये किसका है भाई, गोंडो फर्नीज का है। अब ये गोंडो फर्नीज कौन था, तो पहलव शासक था। कौन था, पहलव, पार्थियन जो शासक हुए हैं, पहलव पार्थियन शासक, भारत में आक्रमण करने वाले गोंडो फर्नीज ने तख्ते बधी अभिलेख में जो जानकारी मिलती है कि जो हिंद यूनानी सॉरी पहला नहीं भाई, ये गोंडो फर्नीज जो हिंद यूनानी शासक है, क्या है ये, दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा, हिंद यूनानी शासक है और इनके शासन की जानकारी मिलती है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि तख्ते बधी अभिलेख किसका है, तो ये हिंद यूनानियों से संबंधित है और शासक की बात करें तो गोंडो फर्नीज से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगली, ये स्लाइड कर कर्सर साला वहाँ भाग गया। एक सेकंड, चलिए देखते हैं अगले अभिलेख के बारे में। तो अगले अभिलेख के बारे में जैसे ही हम बात करेंगे तो वो है हमारे सामने बेसनगर अभिलेख है। तो बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है। अशोक के शिलालेख की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि ये कौन था, गुर्जरा, गुर्जरा, नेतुर, नेतुर, उदयगोलम, उदयगोलम और मास्की, ये 4 शिलालेखों की बात की थी जिनमें क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। नानाघाट अभिलेख की बात कर चुके हैं। नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है, भूमिदान का, भूमिदान का प्रमाण देने वाला, भूमिदान प्रथा का प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिलता है, नानाघाट अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, उसकी रचना किसने की थी, हरिसेन द्वारा इसकी रचना की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, हरिसेन ने इसकी क्या की थी, रचना की थी। चलिए देखते हैं अगले, ऐसे में नहीं भाई स्लाइड बढ़ रही। कुछ अन्य अभिलेख हैं। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखिएगा, तो जूनागढ़ अभिलेख जो किसके बारे में जानकारी देता है, आपसे पूछे सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। मंदसौर अभिलेख जो है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, वत्स भट्टी द्वारा की गई थी। वत्स भट्टी नाम के एक विद्वान द्वारा की गई थी। और इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसमें जो है सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है, सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है और हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगली बात करते हैं, थोड़ा सा एहोल अभिलेख के बारे में देखते हैं। और एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशन द्वितीय का है। किसका है, पुलिकेशन द्वितीय, जो चालुक्य शासक था। और इसमें जानकारी मिलती है कि 641 ईस्वी में इसने क्या किया हुआ, हर्ष को, जो उत्तर भारत के राजा थे हर्षवर्धन, हर्ष को क्या किया है, पराजित किया है। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट है, थोड़ा सा यह उल्टा हो गया, एक बार फिर नीचे, 2, चलिए देखते हैं अगला। और अगली स्लाइड में क्या है, ये हो गया, हाँ ये हो गया। अगली बात करते हैं वो कौन सी है, मंदिर वास्तुकला तथा उदाहरण की बात करते हैं। दोस्तों भारत में जो है 3 प्रकार के मंदिर हमें दिखाई देते हैं। कौन से मंदिर, एक दिखाई देते हैं नागर शैली के मंदिर, एक दिखाई देते हैं आपको क्या, द्रविड़ शैली के मंदिर, कैसे दिखाई देते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर, और एक दिखाई देते हैं बेसर शैली के मंदिर। आपसे पूछा जाए उत्तर भारत में कैसे मंदिर पाए जाते हैं, उत्तर भारत में किस शैली के मंदिर पाए जाते हैं, तो नागर शैली के। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में किस शैली के मंदिर पाए जाते हैं, तो आपके बताएंगे द्रविड़ शैली के। आपसे पूछा जाए कि भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, क्या मध्यवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर कौन से मंदिर पाए जाते हैं, तो आपके बताएंगे बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। उदाहरणों की बात की जाए तो इसमें बता देना, खजुराहो के मंदिर किसके उदाहरण हैं, आपके खजुराहो के मंदिर जो हैं या फिर किसके उदाहरण हैं, ये देखने को मिल जाएंगे आपको नागर शैली के उदाहरण। बेसर शैली में अगर आपसे बात की जाए तो जो एहोल के मंदिर हैं, एहोल, एहोल
ये होल मंदिर है भाई, रमप्पा मंदिर है, किसके उदाहरण है, जो कर्नाटक में स्थित है, किसके उदाहरण है, बेसर शैली के उदाहरण है। द्रविड़ शैली के जो उदाहरणों की बात करें, जो तमिलनाडु में मीनाक्षी माता मंदिर है, पल्लव मंदिर है, वो सभी किसके उदाहरण हैं, ये मंदिर वो है, मतलब द्रविड़ शैली के उदाहरण। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की बात करते हैं। और अगली स्लाइड में प्राचीन भारत की गुफाओं की बात की गई है। दोस्तों प्राचीन भारत में कुछ गुफाएं हुआ करती थी। आपको कितनी गुफाएं, कम से कम 3 गुफाएं ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है एलोरा की गुफाएं, क्या ध्यान रखना है, एलोरा की गुफाएं। एक ध्यान रखना है आपको अजंता की गुफाएं, और एक ध्यान रखना है आपको एक क्या, बाघ की गुफाएं। किसकी गुफाएं, बाघ की गुफाएं। एक ध्यान रखना, बस इतनी ही ध्यान रख लो। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। अगर बात करूं तो अगली अजंता की गुफाएं, ये कहाँ स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता और एलोरा बाघ की गुफाएं दोनों किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और एलोरा गुफाएं जो किससे संबंधित है, ये शैव धर्म से संबंधित है। और यहीं पर क्या है भाई, एकाश में जो मतलब शैलकृत मंदिर है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये प्रश्न एमपीपीएससी में आया था कि जो एलोरा की गुफाओं में जो है शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक जो था, क्या नाम था, कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगली बात करते हैं, फटाफट देखिएगा, प्राचीन शिक्षा केंद्रों के बारे में दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिए। मैंने लगभग काफ़ी सोचने समझने के बाद ही मतलब जो है नोट्स तैयार किया हुआ, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक बार करेंगे पूरा कंटेंट तो पता चलेगा कितना इसमें कंटेंट बन किया हुआ। तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला क्या था, ये विश्व का सबसे श्रेष्ठतम और प्राचीनतम केंद्र था, जो वर्तमान कहाँ स्थित है भाई, पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। राजा तक्ष द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य जो है यहीं के, कौटिल्य जो थे यहीं के प्रधानमंत्री भी, वो प्रधानाचार्य रहे हैं। वल्लभी, ये भी शिक्षा केंद्र था, कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है। मैत्रक वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। विक्रमशिला ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, धर्मपाल द्वारा करवाया गया था, जो पाल शासक थे। अगली बात करते हैं सोमपुरा बिहार, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है, सोमपुरा बिहार, ये बंगाल में स्थित है। ये बंगाल में स्थित है, पाल शासकों द्वारा बनवाया गया था। घटिका जो है ये दक्षिण भारत में स्थित है, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था ये पल्लव शासक द्वारा बनवाया गया था। अगली बात करते हैं शिक्षा संबंधी ग्रंथ, तो ये हम 4 की 4 बात कर चुके हैं। ये शिक्षा संबंधी ग्रंथ जो है हमने बात कर ली थी। पंचतंत्र हितोपदेश का तंत्र है, त्रिविल्लुवर, तो ये जो है ये रचनाएं जो हम यहाँ पीछे बात कर चुके हैं, ये अपने करेंगे, पीछे क्लास देखिए। आगे बात करते हैं चंदेल वंश से। तो जब हम बात करते हैं थोड़ा सा राजपूत काल में, तो राजपूतों में कई शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से एक क्या थी, चंदेल शाखा थी। आपसे पूछा जाए कहाँ पर शासन किया हुआ, तो इनका शासन जो है महोबा में रहा है, महोबा में रहा है। अगली बात पूछे तो इनका संस्थापक कौन था, तो नन्नू इनका जो है संस्थापक था। आपसे पूछा जाए राजा पर विद्याधर, क्या विद्याधर इसी वंश के शासक थे, और इन्होंने गजनवी को कहते हैं ऐसा कि गजनवी के आक्रमण को क्या किया था, रोका था गजनवी को। चंदेल वंश के एक शाखा थे, राजा थे जिसका नाम था राजा परमाल। क्या नाम था, राजा परमाल। और राजा परमाल के 2 सेनापति बहुत महत्वपूर्ण हैं, आल्हा उदल। ये क्या थे, आल्हा और उदल जो है इन्हीं के 2 सेनापति थे, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं चौहान वंश। दोस्तों चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक की अगर बात की जाए तो चौहान वंश संस्थापक कौन थे, अजय राज क्या थे, चौहान वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने जो है अजमेर को अपनी राजधानी बनाया हुआ। शुरुआती राजधानी शाकंभरी थी, क्या थी, शुरुआती राजधानी जो थी शाकंभरी थी, बाद में अजमेर को राजधानी बनाया गया। विग्रहराज की बात करें दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्होंने भी शासक बने हुए थे। इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, क्या बनवाया था, संस्कृत विद्यालय बनवाया था। बख्तियार खिलजी आया और इसी विद्यालय को तोड़ करके क्या बना दिया था, जो वहाँ पर नहीं 2.5 दिन का झोपड़ा शायद इसी स्थान पर बनाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, और इनके समय पर ध्यान रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और जो तराइन का
द्वितीय युद्ध हुआ था, इन्हीं के समय पर हुआ था। ये 1191 में हुआ था, ये आपका 1192 में हुआ था। इसमें जो है गौरी क्या हुआ था, पराजय हुआ था, और इसमें क्या हो गया था, गौरी जो है जीत गया था। इतना ही ध्यान रखना, इससे अलावा नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने जो परमार वंश से संबंधित हो, आपसे पूछा जाए परमार वंश के बारे में। अभी सिलेक्ट करूँ फटाफट। परमार वंश के आपसे एक तो पूछा जाएगा कि परमार वंश का जो है कहाँ पर जो है शासन रहा। तो पहली बात करें कि संस्थापक कौन थे, तो उपेंद्र जो है इसमें प्रथम शासक हुए जिन्होंने स्थापना की। फिर वाकपति मंद यहाँ के शासक हुए, जो काफ़ी महान शासक थे, मतलब प्रथम स्वतंत्र शासक थे। राजा भोज जो है इसके सबसे महान शासक हुए हैं। कौन? राजा भोज। और राजा भोज की राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। इन्होंने इनके समय पर ऐसा कहते हैं दरबार में 500 विद्वानों की जो है मंडली रहती थी। सम्रांगण सूत्रधार जो है इन्हीं की पुस्तक है। तो ये क्या हो गया भाई, अपने आप चल रहा है, तो आपको ये बातें ध्यान रख लेनी है। सिस्टम उल्टा पुल्टा हो गया। एक सेकंड, इंडेक्स में ठीक हो गया सही। ठीक है, तो ये बातें हुई। यार इनको हो क्या गया। पांच सौ विद्वानों क्या थे इनके दरबार में जो है मंडली थी। राजा भोज, ध्यान रखना, परमार वंश के शासक थे। उपेंद्र ने इसकी क्या की हुई थी, स्थापना की हुई थी। और धारा नगरी किसकी राजधानी थी? राजा भोज की राजधानी थी। इतनी बातें ही आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, और अगली बात वो कौन सी है, गुजरात के जो है चालुक्य वंश की बात करते हैं। तो गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि इसका संस्थापक जो था मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम के समय पर ध्यान रखिएगा 1025 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, गजनबी ने जो है कहाँ पर है भाई, वो कौन सा सोमनाथ मंदिर है, जो सोमनाथ है मंदिर है भगवान शिव का, सोमनाथ है, सोमनाथ है मंदिर, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। इस पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के समय पर। किसने? गजनबी ने आक्रमण किया था। नायिका देवी जो थी भीम द्वितीय की संरक्षक के रूप में शासन किया था, और इनके समय पर 1178 ईस्वी में जो है 1178 में किसने, गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। और गौरी इसमें क्या हो गया था, नायिका देवी से पराजित हो गया था, दिलवाड़ा राजस्थान के आसपास। अगली बात करते हैं, और अगली स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड में है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ध्यान रखिएगा जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो आपसे अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, संस्थापक के बारे में, तो क्या बताएंगे, हरिश्चंद्र थे। अगर आपसे पूछा जाता है इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, नागभट्ट बताएंगे। मिहिर भोज जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की हुई थी, इनकी क्या थी, उपाधि थी, कौन सी उपाधि धारण की हुई थी, आदि बराह की उपाधि। सुलेमान नाम का एक विदेशी यात्री आता है, वो क्या करता है, इनकी प्रशंसा करता है, बढ़िया खतरनाक शासक बताता है। महेंद्र पाल इसी वंश के शासक थे। त्रिलोचन पाल इस वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। आगे बात करते हैं, और जो अगला हमारा है वंश वो कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी जो राष्ट्रकूट वंश की इनकी राजधानी क्या थी, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम मान्य खेट है, क्या थी, राजधानी थी। इसका संस्थापक कौन था इस वंश का, तो आप क्या बताएंगे कि जो दंती दुर्ग था इस वंश का क्या था, संस्थापक था। कृष्ण प्रथम जो क्या था, महान शासक था, महान शासक था। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगली बात करते हैं, गढ़वाल वंश है। और गढ़वाल वंश में अगर देखेंगे हम, तो गढ़वाल वंश वही है जिसके संस्थापक है, इसके संस्थापक बात करें तो चंद्रदेव जो है से क्या थे, आपके संस्थापक थे। इसी में इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। बाद में इन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज को भी राजधानी बनाया, और जब कन्नौज इनकी क्या थी, वाराणसी और कन्नौज इनकी क्या रही हैं, दो राजधानियां रही हैं। जब कन्नौज राजधानी थी उस टाइम पर शासक कौन था, जयचंद। ये वही जयचंद है जिसने शुरुआत में गौरी की सहायता की थी,
और बाद में मोहम्मद गौरी ने जो है 1194 में बात करें तो एक चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को क्या कर दिया, जान से मार दिया। आगे बात करते हैं। गौरी ने कहा कि भाई तू अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अगली बात करते हैं और अगली बात है जो पाल वंश से संबंधित है। पाल वंश की बात करें दोस्तों, इसकी संस्थापना जो है, इसकी स्थापना 734 के आसपास है। स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आप क्या बताएंगे, गोपाल द्वारा की गई थी। यह लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था, जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया था। लखनऊती क्या थी इनकी, पालों की जो है राजधानी रही है। वर्तमान में कहाँ पर क्षेत्र पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। धर्मपाल इसके महान शासक थे और इन्होंने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फटाफट बात करते हैं, मैं कितनी स्पीड बना लूँ फिर भी पूरा नहीं हो, 10 घंटा लग जाएगा। अगली बात करते हैं जैनुल आबदीन की। और जैनुल आबदीन दोस्तों ये क्या थे, कश्मीर के शासक थे। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। क्यों कि कश्मीर में इन्होंने क्या कर दिया था भाई, जजिया का अंत कर दिया। और जो हिंदू लोग थे उनको क्या किए भाई, अपने जो मतलब बड़े पद दिए। क्या दिए, बड़े पद दिए और सेवा शर्तों में शामिल किए। इसलिए क्या कहा गया, गायों को मतलब गौ हत्या पर क्या लगा दिया था इसने, प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया। अगली बात, राइटिंग पर भाई मत जाइएगा, एक बार फिर कह रहा हूँ, समझिएगा, कंटेंट समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो लिख रहा हूँ उससे थोड़ा सा हिंट है एक प्रकार का। अगली बात करते हैं अरब आक्रमण। थोड़ा सा 5 मिनट के लेंगे, रेस्ट लेंगे दोस्तों, चाहिए, फिर हम 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं।